आज की ट्वेल्थ क्लास की आज की इस वीडियो में असंग जनन के बाद आप जो पढ़ोगे आज वो अनिश्चित बीज का एगोस्पर्मी। पहला है अनिश्चित बीज का, जिसे बोलते हैं एगोस्पर्मी, किसे कहा जाता है। और दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और तीसरा जो रिपोर्ट टॉपिक है वो आपका नंबर 3 आपका बहुभूमिता। बहुभूमिता इसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। आज की वीडियो में आपके 3 टॉपिक आपको समझाए जाएंगे। पहला है आपका अनिश्चितता एगोस्पर्मी, दूसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन, और तीसरा है आपका बहुभूमिता पॉली एम्ब्रियोनिक। पहला जो टॉपिक आपकी पहली जो वीडियो में कराया था वो असंग जनन क्या है, असंग जनन के प्रकार कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है आपकी अनिश्चितता, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभूमिता। तो पहला है देखिए आप अनिश्चित बीज का एगोस्पर्मी। देखो फर्स्ट तो आपका असंग जनन हो गया, आप इसमें यहाँ पे सेकंड लीजिए। सेकंड अनिश्चित बीज का एगोस्पर्मी। देखिए अनिश्चित बीज का एगोस्पर्मी जो कहा जाता है वो सामान्यतः में कहा जाता है कि जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है उसे आप एगोस्पर्मी कहते हैं। या आपके बीज का जो निर्माण होता है वो बिना निषेचन से होता है। तो इसमें लिखिए जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है इसे अनिश्चित बीज का कहते हैं। यानी इसमें आपको इससे कितना होता है कि अनिश्चित बीज का किसे कहते हैं, जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है तो इसे अनिश्चित बीज का या एगोस्पर्मी कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से लैंगिक जनन के द्वारा बीज उत्पन्न नहीं होते। एक कीवर्ड लीजिए, इसमें सामान्य रूप से लैंगिक जनन द्वारा बीज उत्पन्न नहीं होते। बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। ये हो गया आपका अनिश्चित बीज का कि एगोस्पर्मी किसे कहते हैं कि जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है तो उसे अनिश्चित बीज का कहते हैं। और इसमें सामान्य रूप से लैंगिक जनन के द्वारा बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। ये हो गया आपका अनिश्चित बीज का। अब अनिश्चित बीज का जो होती है वो सामान्यतः आपकी अपस्थानिक भूमिका का भी प्रकार दिया जाता है। जैसे अपस्थानिक भूमिका जो आपने पढ़ी थी कि बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से जो बीज का या जुगलन या भ्रूण का निर्माण होता है तो अनिश्चित बीज का कहते हैं। और अनिश्चित जो बीजता पाई जाती है वो आपकी नींबू और आपके आम में पाई जाती है। इसे सामान्य रूप से अपस्थानिक भूमिका भी कहते हैं।
सामान्य रूप से अपस्थानिक भूमिका भी कहते हैं। और अपस्थानिक भूमिका में आपने जो पढ़ा था, अपस्थानिक भूमिका में कहते हैं भूमि का निर्माण भूकोश के, यहाँ अपस्थानिक भूमिका क्या है, भूमि का निर्माण भूकोश के बाहर, भूकोश के बाहर किसी भी द्विगुणित या बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। जैसे एग्जाम्पल में ये पाया जाता है आपके आम में और आपके नींबू में। तो अनिश्चित बीजता आपके कंप्लीट हो गई कि जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के, यानी निषेचन लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है या अभाव होता है, बिना निषेचन के बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है तो उसे अनिषेक बीजता या एगोस्पर्मी कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है या अनुपस्थित होती है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होगा पूर्ण रूप से। और अनिषेक बीजता जो सामान्य जो आपकी मिलती है वो आपकी अपस्थानिक भूमिका से मिलती है। अपस्थानिक भूमिका में असंजन में पढ़ा था कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश से बाहर बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है तो ये अपस्थानिक भूमिका कहलाती है। और अपस्थानिक भूमिका जो पाई जाती है आपकी असंजन में वो आम और नींबू में बताई गई थी। तो ये तो हो गया आपकी अनिषेक बीजता। अब सेकेंड आ जाएंगे आप सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म नंबर थर्ड है प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। देखिए जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है कि इसे मान लीजिए कि आपके पौधे के काय भाग यहाँ पे जड़ का नाम पत्ती, पादप के काय भाग जड़ है, तना है और पत्ती है। कायिक जनन में सूक्ष्म जो कायिक जनन होता है उसमें जड़, तना, पत्ती के द्वारा एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान आपका दानावल, जंगलों में आग लगना, या आप ऐसा भूस्खलन में, यानी संपूर्ण पादप नष्ट हो जाए, मतलब पत्ती भी आपकी जो क्या होती है क्षतिग्रस्त पत्ती आपको ही प्राप्त हो, तो उसमें आपके उस पादप से या उस क्षतिग्रस्त पादप की पत्ती से एक नए पादप की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं या नया पौधा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में यह आपकी वातानुकूलित प्रयोगशाला की तकनीक है। वातानुकूलित प्रयोगशाला तकनीक, यानी वातानुकूलित प्रयोगशाला तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा आपके संवर्धित आपके जो प्रयोगशाला में जो एक जड़, तना, पत्ती के द्वारा एक नए पादप की उत्पत्ति होती है। इसमें सामान्य जो कायिक जनन है एक पत्ती के द्वारा सिर्फ एक पादप की उत्पत्ति होगी, लेकिन यहाँ पर एक पत्ती या क्षतिग्रस्त पत्ती से आपके लगभग आपके असंख्य संख्या में पादप प्राप्त कर सकते हैं। असंख्य संख्या में हम पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या होती है वो देखें। तो देखिए प्रयोगशाला में इसकी जो तकनीक होती है पहले समझ लीजिए
कि सबसे पहले आपकी प्रयोगशाला में एक परत नली ली जाती है और उस परत नली में आपका जैविक पदार्थ या आप कह सकते हो कि संवर्धित पदार्थ जो रखा जाता है वो आपकी एगार एगार, यहाँ पे लिख लीजिए एगार एगार। ये जो एगार एगार होता है वो रोडोफाइटिवर के शैवाल गिलेडियम से प्राप्त होता है। यहाँ शैवाल का नाम लग लीजिए जेलिडियम। जेलिडियम नामक शैवाल होता है, इससे एगार एगार प्राप्त कर सकते जो पोषक तत्व आपके पदार्थ होता है। अब इस पदार्थ में आपको जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपके पौधे का काय भाग है, इसमें असंख्य संख्या में आपकी कोशिकाएं होती है। तो इन कोशिकाओं, इन काय भाग से एक कोशिका को निकाल लिया जाता है। इस कोशिका या केंद्र जो कोशिका को जो कहा जाता है इसे कहते हैं आप कैलस। इसे कैलस का कहा जाता है। इस कैलस का स्थानांतरण आपको इस एगार एगार के रूप में कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एगार एगार मतलब इसमें दो पदार्थ और डाल दिए जाते हैं या दो पदार्थ और डाल दिए जाते हैं जो कोशिका विभेदन को प्रेरित करते हैं। उनका नाम है आपका, एक है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन और दूसरा है आपका साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये ऑक्सिन क्या करेगा, ये आपके मूलांकों और प्रांतों को प्रवर्धन करेगा, जबकि साइटोकाइनिन आपके कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दोबारा सुन लीजिए, प्रांतों और मूलांकों का जो प्रवर्धन करेगा वो ऑक्सिन करता है और साइटोकाइनिन जो होगा वो आपके कोशिका विभाजन को विभेदन को प्रेरित करेगा। अब इसमें जैसे आप इसे हार्मोन पादप हार्मोन का संवर्धन से आप पदार्थ में डालते हैं तो यहाँ पर आपका कैलस क्या करेगा, आपके कोशिकीय गुणन के द्वारा आपके बहुकोशिकीय गुणन में आ जाता है। एक कोशिका से असंख्य कोशिका बन जाती है और असंख्य कोशिका बनने पर आपके सबसे पहले आपके मूलांकों और उसके बाद आपका प्रांतों विकसित हो जाएगा। एक नन्हा पादप बनने पर अब इसे इसका स्थानांतरण जो करते हैं वो आपके ग्रीन हाउस में इसको स्थानांतरित करते हैं। ग्रीन हाउस में इसका प्रवर्धन कराया जाएगा यानी बढ़ेगा और उसके बाद आप इस आधार पे या इस तकनीक के आधार पे असंख्य संख्या में आप नए पादप की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो क्या आपका सूक्ष्म प्रवर्धन जो अधिकांश रूप से जो आपके सिलेबस में क्या है, आपकी आर्किड और ग्लैडियोलस एग्जाम्पल है आपकी आर्किड, ग्लोसियस। आर्किड और ग्लोसियस में ये सामान्य रूप से कराया जाता है। अब इसके बाद आती आपकी बहुभूमिका क्या होती है या पॉली एम्ब्रियो। बहुभ्रूणता जिसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। देखिए सामान्यतः एक बीज में सिर्फ एक भ्रूण की उपस्थिति होती है। पहले आप इसको क्लियर कर दीजिए। आवृत बीजी में या आवृत बीजी पादप के बीज में, आवृत बीजी पादप के बीज में सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण की उपस्थिति होती है। भ्रूण की उपस्थिति होती है। ये सभी आवृत बीजों में होता है कि सामान्य एक बीज में सिर्फ एक ही भ्रूण की उपस्थिति पाई जाती है, किंतु कभी कभार
कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति पाई जाती है। भ्रूण की उपस्थिति पाई जाती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। दोबारा देखिए, आवृतबीजी पादपों के बीज में सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण की उपस्थिति होती है, किंतु कभी कभार एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति पाई जाती है। इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका जो अध्ययन किया था वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ के द्वारा आपके सेट्रेसी कुल या नींबू के पादप में किया। नींबू लिख सकते हैं, कई किताबों में संतरा भी किया होता है। बहुभ्रूणता का अध्ययन सर्वप्रथम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ के द्वारा सेट्रेसी कुल, आप कह सकते थे नींबू कुल में किया गया था। नींबू कुल से या संतरे में कई किताबों संतरे में किया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुभ्रूणता का जो अध्ययन है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ के द्वारा सेट्रेसी कुल या नींबू में या संतरे में इसका अध्ययन किया था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है कि आवृत बीजों में एंजियोस्पर्म में तो एक बीज में सिर्फ एक भ्रूण की उपस्थिति होती है, लेकिन जब ये घटना अलग हो जाती है, एक तरह भ्रूण होते हैं, तो वहां पे पॉलीएम्ब्रियो बन जाती है। लेकिन अनावृत बीजी पादपों में सामान्य रूप से बहुभ्रूणता पाई जाती है। अनावृत बीजी पादपों में सामान्य रूप से बहुभ्रूणता पाई जाती है। यानी एंजियोस्पर्म में तो सिर्फ एक बीज में एक भ्रूणता, एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाएगा, लेकिन आपकी जो जिम्नोस्पर्म है आपके, इनमें बहुभ्रूणता यानी एक बीज में एक भ्रूणता ये सामान्य होती है, जबकि अनावृत बीज में अपने पास एक बीज में एक भ्रूणता पाई जाती है। अब आगे है कि आवृत बीजी पादपों जो बहुभ्रूणता का जो लक्षण है या तो इसके जो वंश है वो आपके नींबू, जामुन, तंबाकू और प्याज व फ्रूट में आसानी से देखे जाते हैं। बहुभ्रूणता जो है आपके वो आपके नींबू, आर्टिक, जामुन, जामुन के बाद आपकी प्रोटोलेरिया, प्रोटोलेरिया के अतिरिक्त आपके ये आपके तंबाकू और प्याज में भी पाई जाती है। तंबाकू व प्याज में भी पाई जाती है। देखिए जो बहुभ्रूणता है आपके आवृत बीजी की बात की जा रही है।
आफरस, बीजी, यानी एंजियोस्पर्म के जिसके एग्जाम्पल होंगे वो नींबू, आर्चेक, जामुन, प्रोपेलिया, तंबाकू और आपके प्याज में ये सामान्य रूप से बहुभूमिका देखी जाती है। जो आपके इसका जो आवरण बीजों का लक्षण नहीं होता, ये लक्षण आपके एंजियोस्पर्म के अतिरिक्त आपके जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजों में ये लक्षण सामान्य है, किंतु अनावृत बीज में कुछ ऐसे पादप हैं जिसमें एक बीज में एक से अधिक भ्रूण या बहुभूमिका पाई जाती है। तो नींबू, आर्किड, जामुन, प्रोपेलिया, तंबाकू और प्याज। अब इसके बाद जो बहुभूमिका है, बहुभूमिका आपके जो भ्रूण है आपके, वो भ्रूण आपके पादप के अंकुरण के समय एक नवोदित पादप की उत्पत्ति करने में सहायक होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपके 3 टॉपिक बताए गए हैं। अगली जो वीडियो होगी आपकी बहुभूमिका के लाभ और आपके विभिन्न प्रकार की बहुभूमिका।